यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई जी एक्सिस। हमने एडिशन तो करना सीख लिया, हमने दो वेक्टर्स को ऐड करना सीख लिया है, a प्लस बी मैंने करना सीख लिया है। लेकिन जो वो वेक्टर एडिशन हमने सीखा था वो ग्राफिकल मेथड था, दैट वाज ग्राफिकल मेथड। और उससे एक और इजी मेथड होता है, वो मेथड होता है कंपोनेंट मेथड। वो मेथड क्या होता है? कंपोनेंट मेथड। अब कंपोनेंट मेथड को सीखने के लिए पहले आपको वेक्टर्स को कंपोनेंट फॉर्म में लिखना आना चाहिए, तो हमें कंपोनेंट फॉर्म में लिखना सीखना पड़ेगा। कंपोनेंट फॉर्म में हमें वेक्टर्स को लिखना सीखना पड़ेगा। वी नीड टू लर्न टू राइट अ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। अब कंपोनेंट फॉर्म का क्या मतलब होता है, तो उसके लिए पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम कौन से कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो मोस्टली हम कौन से कंपोनेंट्स चूज करते हैं? वी चूज अ रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। वी चूज अ रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ये जो x y और z जो आप चूज करते हो, ये तीन जो कंपोनेंट्स होते हैं ये ऑर्थोगोनल होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब है परपेंडिकुलर टू वन अनदर। और इस सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं? इस सिस्टम को हम नाम देते हैं रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इस सिस्टम को हम ये नाम देते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे इस सिस्टम के अंदर वेक्टर्स को लिखना सीखना है तो उससे पहले मुझे ये नॉलेज होना चाहिए कि ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर्स अलोंग प्लस एक्स प्लस वाई एंड प्लस जी डायरेक्शन, ठीक है। ये तीन डायरेक्शंस के अलोंग मुझे यूनिट वेक्टर्स दिखाए गए हैं। अब यूनिट वेक्टर के बारे में ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिटी हो जिसका मैग्नीट्यूड। अब इस फिगर के अंदर हमें तीन वेक्टर्स दिखाए गए हैं। एक दिखाया गया है आई कैप, एक दिखाया गया है जे कैप और तीसरा दिखाया गया है के कैप। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो यूनिट वेक्टर होता है उनको हम कैप से लिखते हैं। जहां पर भी कैप लिखा आ जाए, जैसे ए कैप, तो दैट मीन्स वो वेक्टर कैसा है? यूनिट वेक्टर है, यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे जो तीन वेक्टर्स दिए हैं आई कैप, जे कैप और के कैप, ये हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन है। ये हम स्टैंडर्ड नोटेशन है ये हमारा, हम हर एक बुक में इसी तरीके से डिनोट किया जाता है इनको। तो आई कैप जो मुझे दिखाई दे रहा है वो क्या बताएगा कि आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर in x direction, in plus x direction. I cap is a unit vector in plus x direction, and similarly j cap is a unit vector in plus y direction. और similarly k cap क्या होगा हमारा? k cap हो जाएगा unit vector in, k cap हो जाएगा unit vector in plus z direction. k cap is a unit vector in plus z डायरेक्शन। तो ये तीनों वेक्टर्स आई कैप, जे कैप और के कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दीज आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग प्लस एक्स प्लस वाई एंड प्लस जी डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। देखें कि कंपोनेंट फॉर्म में हमें कैसे पता करना है। मोस्टली हम देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करेंगे, क्योंकि हमें जो वेक्टर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर को, वो x और y कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में, x y z ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हम चूज करते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम वेक्टर की पोजीशन बताते हैं। तो उसी के हिसाब से हम वेक्टर के कंपोनेंट्स करेंगे, ठीक है। तो अब
कंपोनेंट का क्या मतलब है? बेसिकली अगर मैं इस वर्ड का मतलब भी समझूं तो कंपोनेंट वर्ड का मतलब होता है उसका टुकड़े करना, कुछ पार्ट्स में उसको ब्रेक कर लेना। तो अब जैसे यहाँ पर देखो, मुझे एक वेक्टर दिया गया है ए, मुझे यहाँ पे एक वेक्टर दिया गया है ए। इस वेक्टर के, ए वेक्टर के मैं दो पार्ट्स कर सकता हूँ। अगर मुझे 2 डायमेंशन में काम करना है तो मैं इसके दो पार्ट कर लूंगा। अगर मुझे 3 डायमेंशन में काम करना है तो मैं इसके 2 dimension में I will be making 2 parts and in 3 dimension I will be doing 3 parts। वो according to situation, according to our need वो हम कर सकते हैं। अब ये जो A वेक्टर है, यहाँ पर हमारे पास जो सिचुएशन है वो 2 डायमेंशनल है। यहाँ सिचुएशन हमारे पास कैसी है? 2 डायमेंशनल है। तो 2 डायमेंशंस के केस में मुझे A वेक्टर के दो पार्ट्स करने होंगे, दो पार्ट्स मुझे करने हैं। और यहाँ पे आपको शो किया गया है कि अगर ये ए वेक्टर एक अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ए वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल अल्फा, तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो ए वेक्टर है वो दो वेक्टर्स का सम है, दो वेक्टर्स को ऐड करने पे मिला है, टू वेक्टर्स सम। तो दिस ए वेक्टर इज सम ऑफ टू वेक्टर्स, और वो दो वेक्टर कौन कौन से होंगे? जो इसके पार्ट्स होंगे, उन पार्ट्स को मिला करके ये बना है। और वो पार्ट्स हम कैसे निकाल लेते हैं? एक पार्ट हमारा ये हो जाता है ए कॉस अल्फा, और दूसरा पार्ट हमारा ये हो जाता है, दूसरा ये वाला वेक्टर हो जाता है ए साइन अल्फा। ठीक है, एक पार्ट हमारे पास क्या हो गया? ए कॉस अल्फा, और दूसरा पार्ट क्या हो गया? ए साइन अल्फा। और अभी हम इसको ऐड भी करके देखेंगे कि कैसे हमें ये ए वेक्टर मिल सकता है। ठीक है, तो देखो बेटा, हम ये मान रहे हैं कि जो हमारा ये ए वेक्टर है वो दो पार्ट से मिलकर के बना है, दो पार्ट से मिलकर के बना है। एक पार्ट हमने क्या मान लिया? ए कोसाइन अल्फा, और दूसरा पार्ट हमने क्या मान लिया? ए साइन अल्फा। वो हमने ब्रेक कर दिया कि एक पार्ट ये वाला है और दूसरा पार्ट ये वाला है। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों के बीच में एंगल देखूं, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, एक ये ए साइन अल्फा और ए कॉस अल्फा, इन दोनों के बीच में तो एंगल ये वाला 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करूं बाद में, तो मुझे पता है कि मुझे फाइनल आंसर क्या मिलता था? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। और कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा हमारा 90 डिग्री है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो कोस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका अंडर रूट, ठीक है, इसका अंडर रूट मुझे मिलेगा अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करता हूँ। और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि ब्रैकेट्स में क्या आएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि 3 डायमेंशंस में हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे वेक्टर्स को। देखो, अब मान लो मेरे पास कोई वेक्टर गिवन है मुझे, वेक्टर ए, जो कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ओ ए। ये ओ ए जो वेक्टर है दैट इज वेक्टर ए, एंड वी हैव टू राइट दिस वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, इन कंपोनेंट फॉर्म। और कंपोनेंट फॉर्म भी कैसी? अब मुझे तीनों डायमेंशन में लिखना है बेटा, तीनों कोऑर्डिनेट्स मेरे पास होने चाहिए। मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट भी होना चाहिए, और मेरे पास y कोऑर्डिनेट भी होना चाहिए, और मेरे पास z कोऑर्डिनेट भी होना चाहिए। तो तीनों होने चाहिए। तो नॉर्मली हम जो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में किसी भी वेक्टर को लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं कि वी हैव दिस वेक्टर a and it has some component in x direction, that is ax, and we will write I cap, and we have another component ay which is in the y direction, and we'll multiply this with j cap, and then we have a third component of a in z direction and k cap। ठीक है, जैसे मैंने वहां पे दो डायमेंशंस में क्या लिखा था कि a वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, मतलब मैंने x कंपोनेंट ले लिया था और वो x कंपोनेंट वहां पे क्या आया था? a कोसाइन अल्फा आई कैप, और ए वाई जे कैप। ठीक है, और वो j कंपोनेंट, सॉरी y कंपोनेंट हमारा क्या आया था? a
साइन अल्फा जे कैप, इस तरीके से हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। तो इन अ सिमिलर वे वी कैन राइट इट इन 3 डायमेंशन। अब लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जो हम 3 डायमेंशंस में करेंगे तो वहां पर हमारे लिए एक ही एंगल से रिजोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहां हमें अलग अलग एंगल्स दिए होते हैं। जैसे अगर मान लो मुझे एक ए वेक्टर का एक्स वाला कंपोनेंट निकालना है, तो मुझे इन दोनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए अल्फा। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू ए कोसाइन अल्फा। इस तरीके से अगर मुझे एंगल अल्फा पता है, if I know the angle between a vector and x direction, that is alpha, so I can write the x component. Okay, and if you know the angle between a vector and y direction, that is beta. ठीक है, if angle is beta, किस किस के बीच में बेटा, a vector और y डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या है, बीटा दिया है मुझे। तो मैं जो मेरा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए वाई, वो क्या हो जाएगा, a magnitude of the vector, and we'll multiply this with cosine of beta, तो that will be the y coordinate। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मुझे 2 डायमेंशन में दिया था तो मैं एक ही एंगल के टर्म्स में लिख पाता था, लेकिन अगर मुझे 3 डायमेंशन में दिया हुआ है तो मुझे तीनों अलग अलग एंगल्स चाहिए होंगे, सो दैट वो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाए। अब उसके बाद जो पीछे वाला हमारा आर्टिकल था 2 डायमेंशन वाला, इसमें मैं एक चीज और आपको ऐड करना चाहता हूं, तो लेट मी इरेज दिस। ठीक, तो इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि अभी हमने पढ़ा था कि जो इसका ए वेक्टर है वो हम कैसे लिखते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, एंड देन वी राइट इट इन द कंपोनेंट फॉर्म एज ए कोसाइन अल्फा आई कैप प्लस ए साइन अल्फा जे कैप, राइट। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये ए मैग्नीट्यूड है ये दोनों वेक्टर से मिलकर के बना है, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। और ये ए स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर अल्फा को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए एक्स का स्क्वायर, क्योंकि यही तो ए एक्स है ना, ए एक्स क्या है, ए कोसाइन अल्फा, प्लस ए y का स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। तो a का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर एंड अंडर रूट उसका, उस कंप्लीट का क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, अगर मान लो आपको कोई वेक्टर दिया है इन अ फॉर्म, फॉर एग्जांपल मान लो ए दिया है, कितना दिया है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब ये तुम्हें समझ आ रहा है कि ये 3 क्या होगा, दिस 3 इज द x component of the vector, 4 is the y component of the vector, राइट। और अगर वो आपको कहे कि आपको मैग्नीट्यूड बताना है बेटा a का, यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a, तो सिंपली मेरे पास ये यहाँ पे फॉर्मूला है, आई हैव टू राइट ए एक्स क्या है, 3 है, और उसका स्क्वायर मैं करूंगा तो 9 आएगा। ए वाई मेरे पास कितना है, 4 है, और उसका स्क्वायर हम करेंगे तो वो 16 आएगा, और इसका जो अगर मैं अंडर रूट करूंगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर जिसके कंपोनेंट्स आपको गिवन हो। इफ कंपोनेंट्स आर गिवन, you can find the magnitude by this formula, and similarly in 3 dimensions you can write a is equal to, sorry यहाँ पे a square हटा दीजिए क्योंकि हमने अंडर रूट किया ना, तो a is equal to अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर। अगर मुझे 3 कंपोनेंट दिए होंगे तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, एक फोर्स है जिसका वैल्यू कितना है, 10.5 न्यूटन, एक्स ऑन अ पार्टिकल अलोंग अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल। तो पहले मैं एक्स और वाई एक्सिस बना लेता हूँ यहाँ पे।
तो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो वाई वर्टिकल डायरेक्शन होती है, दैट यू नो। और उसके बाद देखो मुझे क्या बोला इसने कि ये जो फोर्स है 10.5 न्यूटन का, ये कितना डायरेक्शन बना रहा है, 37 डिग्री विद द वर्टिकल। तो यहाँ से मुझे 37 डिग्री घूमना है, 37 डिग्री। और क्योंकि वर्टिकल के साथ उसने एंगल बताया ना हमें, तो ये जो फोर्स है 10.5 न्यूटन का, इस तरीके से कुछ डायरेक्शन बना रहा होगा। तो आपको क्या पूछा गया, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसके अभी हमने सीखा कि हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, ठीक है, हमें दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं इजिली, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। लेकिन बेटा ध्यान दीजिएगा कि जब वहां पे हमने कंपोनेंट किया था तो ये एंगल अल्फा था, तो मैंने क्या इस वाले एक्स वाले कंपोनेंट को क्या लिखा था, ए कोसाइन अल्फा, और वाई वाले को क्या लिखा था, ए साइन अल्फा। तो अगर मैं इस कन्वेंशन को ध्यान से देखूं तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि जिस डायरेक्शन में एंगल होगा, एंगल के जो साथ वाला कंपोनेंट होता है, जो कंपोनेंट एंगल के साथ होता है, उस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, कोसाइन अल्फा से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो 37 है ये, तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होगा y, जो y कंपोनेंट होगा वो एंगल के साथ होगा। तो इस वाले कंपोनेंट को हम कोसाइन से लिखेंगे। तो y कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट जो हमारा हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट, दैट विल बी 10.5 टाइम्स कोसाइन ऑफ 37 डिग्री, कोसाइन ऑफ 37 डिग्री। तो ये हो जाएगा 10.5 इंटू, और कोसाइन 37 डिग्री एक बड़ा स्पेशल वैल्यू होता है, इसको आप याद ही रख लो। आपको 0 का पता होगा, 30 का पता होगा, 45 का पता होगा, लेकिन कोसाइन 37 इज अ स्पेशल वैल्यू, और इसका वैल्यू क्या होता है, 4/5। कोसाइन 37 का वैल्यू क्या होता है, 4/5। तो उससे पहले एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कितना इजी हो जाएगा ऐड करना। मान लो मुझे तीन वेक्टर्स यहाँ पे जैसे दिए हुए हैं, ए बी एंड सी। ए एक्स आई कैप, यहाँ पे आई कैप कर लेना। कोई कोई बुक्स में क्या होता है, ऐसे आई वेक्टर भी लिख देते हैं, तो मतलब वही रहने वाला है, लेकिन हमने ये सीखा है कि हम कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको आई कैप ही कर लो आप। तीन वेक्टर्स गिवन है, एक वेक्टर है ओ बी, एक वेक्टर है ओ ए, और तीसरा वेक्टर कौन सा दिया हुआ है, ओ सी। और आपको ये कह रहा है कि आपने तीनों वेक्टर्स को ऐड करने पे आपको आंसर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, ओ सी वेक्टर के मैं कंपोनेंट ले सकता हूँ, एक इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। और ओ सी का जो यहाँ इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, फॉर एग्जांपल ये कितना हो जाएगा, ओ सी कोस अल्फा कोस 45। मैंने अभी आपको बताया कि जिस तरफ एंगल होता है वो वाला कंपोनेंट क्या होता है, 45 होता है। और ओ वाई क्या हो जाएगा, ओ सी साइन 45। ऑल्दो आंसर दोनों का सेम आएगा, क्योंकि हमें पता है कि साइन 45 इज सेम एज साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45, राइट, दैट यू नो। और इसके बाद देखो ओ सी कोसाइन 45 क्या आएगा, दैट विल बी ओ सी इंटू 1/√2, क्योंकि cos 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। और फाइनल आंसर देखो बेटा मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। दैट मीन्स दिस वेक्टर शुड बी इक्वल टू दिस वेक्टर ओ बी, अदरवाइज तो ये 0 देगा ही नहीं, तो ये होना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ से एक इक्वेशन मुझे ये मिल गई, और दूसरी इक्वेशन मुझे क्या मिल जाएगी यहाँ से, कि ओ सी इंटू 1/√2, क्योंकि ओ सी साइन 45 भी वही होगा, and this should be equal to OA, this should be equal to OA। और OA का वैल्यू आपको गिवन है कितना है, 5। तो यहाँ से बेटा आप OC का वैल्यू निकाल लोगे, OC कितना आ जाएगा, 5√2, 5√2। and once you know the value of this OC, then you can find the value of OB by putting the value in this equation। OC का वैल्यू आप ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो, और वहां से आपको OB का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 यूनिट।
तो हमें मैग्नीट्यूड पता करने थे किस किस के, ओ बी का और ओ सी का।